आज हम एक बड़ी ही अनोखी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं। अच्छा। हाँ, नाम है 1000 Secrets of Wise and Rich Men Revealed। वाह। सोचिए, करीब 100-125 साल पुरानी किताब। अरे वाह, 1000 सीक्रेट्स मतलब समझदार और अमीर लोगों के 1000 रहस्य। जी हाँ, और दावा भी यही है। तो इसके अंदर है क्या क्या? मतलब 1000 रहस्य तो बहुत होते हैं। वही तो, इसमें क्या क्या नहीं है। एक सीए बुगार्डस है, उनके कोई अचूक निशानेबाजी के रिकॉर्ड्स हैं। निशानेबाजी के। अच्छा हाँ, फिर बीमारियों के नुस्खे, स्याही बनाने के तरीके, घोड़े पालने के गुर। घोड़े पालने के? जी, और पुराने सिक्कों की पहचान, कुछ जोरदार भाषण और तो और बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह भी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, कमाल है। सब कुछ एक ही जगह पर। ये तो उस जमाने का समझिए इंटरनेट जैसा कुछ लगता है, बस कागज पर। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा मिशन यही है, इसी खजाने को खंगालना। हाँ, देखते हैं कि उस दौर में ज्ञान और कामयाबी के नुस्खे आखिर होते क्या थे। बिल्कुल, और शायद हमें कुछ बहुत अजीब मिले, कुछ मजेदार। और हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी जो आज भी सोचने पर मजबूर कर दें। हाँ, देखते हैं कितने रहस्य वाकई रहस्य थे और कितने बस यूं ही। और ये किताब अपने समय के बारे में क्या बताती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लोगों की उम्मीदें, उनके डर, उनकी समझ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार है। किताब खुलते ही जिक्र आता है सीए बोगार्डस का। अच्छा, वही निशानेबाज। हाँ, उनके शूटिंग रिकॉर्ड का। और दावा है कि उन्होंने एक ऑटोमेटिक शॉटगन से हवा में फेंकी गई चीज को हाँ। जमीन पर गिरने से पहले 12 बार निशाना लगाया। क्या? 12 बार? 12 बार। अविश्वसनीय लगता है। मतलब एक चीज नीचे गिरे उससे पहले 12 शॉट। हाँ, यही लिखा है। और वो ये भी लिखते हैं कि अच्छी शूटिंग के लिए अच्छी बंदूक जरूरी है। बिल्कुल, और उनकी नजर में मार्लिन मॉडल 92 राइफल सबसे बेहतरीन थी। ये दिखाता है कि उस जमाने में हुनर और तकनीक को कितना महत्व दिया जाता था। शायद ये एक तरह से दिखाना चाहते थे कि देखो इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। हाँ, कमाल की शुरुआत है। अब जरा अंदर चलते हैं और कुछ पुराने इलाजों और नुस्खों पर नजर डालते हैं। हाँ, ये हिस्सा दिलचस्प होगा। कुछ तो ऐसे है कि सुनकर ही हैरानी होती है। जैसे एक है हीलिंग साल्व, मतलब मरहम बनाने की विधि। अच्छा, क्या है उसमें? चर्बी, रेजिन, वो जो पेड़ों से निकलता है ना, गोंद जैसा, और स्वीट एल्डर नाम के पेड़ की छाल। ठीक है। इन सब को 4 घंटे धीमी आंच पर पकाना है। और ये कटने, छिलने, फोड़े फुंसी या पुराने घावों के लिए है। यहाँ देखिए कैसे उस समय जो चीजें आसानी से मिल जाती थी। हाँ, जैसे चर्बी, छाल। बिल्कुल, जानवर की चर्बी, पेड़ों की छाल, गोंद, उन्हीं से इलाज बनाने की कोशिश होती थी। ये शायद मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे लोक ज्ञान या घरेलू नुस्खों पर आधारित लगता है। हाँ, कोई साइंटिफिक टेस्टिंग तो होती नहीं होगी। जाहिर है वैज्ञानिक जांच परख तो थी नहीं। एक और नुस्खा है मैग्नेटिक ऑइंटमेंट। सोचिए, नाम ही कितना रहस्यमयी है। मैग्नेटिक ऑइंटमेंट, अच्छा। हाँ, इसे बनाने के लिए एल्डर की छाल, स्पाइकेनार्ड रूट, ये शायद जटामासानी जैसी कोई जड़ होगी। हाँ, हो सकता है। और येलो डॉक रूट, ये कोई जंगली पालक की जड़ है शायद। इनको पानी में उबालना है। ठीक है, उबाल लिया। फिर उसमें रेजिन, मोम और चर्बी मिलानी है। अच्छा, पर ये मैग्नेटिक क्यों है? नाम का क्या मतलब? क्या इसमें कोई चुंबक वगैरह मिलाते थे? यही तो मैं सोच रही थी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर ना ऐसे नाम चीजों को ज्यादा प्रभावी या चमत्कारी दिखाने के लिए रखे जाते थे। अच्छा। मैग्नेटिक शायद आकर्षण या खींचने की शक्ति का प्रतीक रहा हो। मतलब ये बताने के लिए कि ये मरहम बीमारी को खींच लेगा। ओ, समझ गई। ये उस समय की सोच और उपलब्ध साधनों का आईना है। मार्केटिंग तब भी होती थी। हाँ, ये बात तो है। लेकिन कुछ इलाज तो मतलब आज के हिसाब से सीधे सीधे खतरनाक लगते हैं। जैसे डिप्थीरिया का इलाज, वो गले की एक गंभीर बीमारी होती है ना। हाँ, बहुत गंभीर। उसके इलाज के लिए लिखा है, एक मिट्टी की चिलम में कोयला रखो। चिलम में कोयला? हाँ, फिर उस पर तारकोल डालो और उसका धुआं नाक से खींचो। क्या? नाक से तारकोल का धुआं? जी हाँ। अरे बाप रे, ये तो भयानक लगता है। आज के डॉक्टर इसे सुन के ही सिहर जाएंगे। वही तो। तारकोल का धुआं फेफड़ों और श्वसन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन ये शायद उस समय की लाचारी दिखाता है। मतलब जब डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के सामने लोग शायद कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, चाहे वो कितना भी जोखिम भरा क्यों ना लगे।
हाँ, ये भी हो सकता है। उनके पास शायद कोई और चारा नहीं था। जी, ऐसा ही लगता है। और नशे की लत छुड़ाने का भी एक निश्चित इलाज दिया गया है। अच्छा, निश्चित। हाँ, लिखा है सल्फेट ऑफ आयरन, मैग्नीशिया, पुदीने का पानी और जायफल के तेल का मिश्रण दिन में 2 बार लेना है। और दावा क्या है? दावा है कि ये टॉनिक और उत्तेजक का काम करता है, जिससे नशे की तलब कम होगी। यहाँ शायद सोच ये थी कि शरीर को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे नशे से होने वाली कमजोरी दूर हो और कुछ उत्तेजना मिले। हाँ, ताकि लत छूट जाए। शायद इन चीजों का असर कितना होता होगा कहना मुश्किल है, पर इरादा शायद शरीर को सहारा देने का था। लेकिन हाँ, निश्चित इलाज का दावा थोड़ा ज्यादा हो गया। बिल्कुल। अच्छा, टेपवर्म यानी पेट के कीड़ों के लिए भी एक नुस्खा है। ओके। 2 टाइम का खाना छोड़ो और 2 चम्मच कमला पाउडर लो। कमला पाउडर, ये क्या चीज है? बताया गया है कि ये ईंट के पाउडर जैसा दिखता है और स्वाद लगभग नहीं होता। कमला पाउडर संभवतः किसी पौधे से निकाला गया पदार्थ होगा, जिसे परंपरागत रूप से परजीवी मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। अच्छा। उस समय कई हर्बल उपचार प्रचलित थे और बिना खाए से लेना शायद इसलिए ताकि दवा सीधे कीड़ों पर असर करे। हाँ, ये लॉजिक हो सकता है। और पैरों में होने वाली वो सख्त गांठें, कॉर्न्स, हाँ, कॉर्न्स, उनके लिए कैनबिस इंडिका मतलब भांग के पौधे का सत। कैनबिस, अच्छा। हाँ। साथ में सैलिसिलिक एसिड और कोलोडियन, वो एक चिपचिपा घोल होता है ना। हाँ, जो परत बना लेता है। हाँ, उन सब का मिश्रण लगाने को कहा गया है। ये दिलचस्प है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल तो आज भी कॉर्न्स हटाने वाली दवाओं में होता है। अरे हाँ। और कैनबिस का इस्तेमाल दर्द कम करने के लिए होता आया है। तो यहाँ लगता है कि कुछ अवलोकन सही दिशा में थे, भले ही फॉर्मूला या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आज जैसे ना हो। बिल्कुल। तो मतलब इन अजीब और कभी-कभी खतरनाक नुस्खों के बीच कुछ काम की बातें भी थीं। हाँ, ऐसा लगता तो है। जैसे प्राथमिक उपचार की कुछ सलाह। क्या सलाह है? जलने पर घाव को हवा से बचाने की बात कही गई है, जिसके लिए रुई या वेडिंग से ढकने को कहा गया है। ये सिद्धांत तो आज भी जलने के फर्स्ट एड में माना जाता है कि घाव को साफ रखें और बाहरी संक्रमण से बचाएं। और खून बहने पर उसके लिए दबाव डालने या हाथ पैर पर कसकर पट्टी, जिसे टॉर्निकेट कहते हैं, वो बांधने की सलाह दी गई है। दबाव डालना तो ठीक है। हाँ, गंभीर रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालना आज भी सबसे पहला कदम है। हालांकि टॉर्निकेट का इस्तेमाल आजकल बहुत सीमित और खास ट्रेनिंग के बाद ही करने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे टिश्यू डैमेज का खतरा रहता है। पर हाँ, बुनियादी सिद्धांत वही है, खून रोकना। तो कुल मिलाकर इन नुस्खों से ये समझ आता है कि कैसे लोग अपने आसपास की चीजों और अनुभव के आधार पर इलाज ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। कुछ सही निशाने लगे तो कुछ बहुत खतरनाक भी थे। ज्ञान और अंधविश्वास का मिला-जुला रूप था ये। सही कहा। ये उस युग का प्रतिबिंब है जब वैज्ञानिक समझ विकसित हो रही थी, लेकिन पारंपरिक ज्ञान और कभी-कभी कोरी कल्पना का भी बोलबाला था। जी। चलिए अब कुछ और तरह के रहस्यों पर नजर डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार या थोड़े हटके कामों से जुड़े रहस्यों पर। अच्छा। एक तो कमाल का है घोड़े को वश में करने का अरब रहस्य। अरब रहस्य, वाह। हाँ। क्या है ये? लिखा है कि क्यूमिन यानी जीरे का तेल, रोडियम का तेल और हॉर्स कैस्टर, ये घोड़े से मिलने वाला कोई पदार्थ होगा शायद, इनका इस्तेमाल करो। ठीक है। पर कैसे? तरीका ये है, पहले हाथ पर जीरे का तेल लगाओ और हवा की तरफ से घोड़े के पास जाओ ताकि उसे गंध आए। ओके। फिर उसकी नाक पर थोड़ा तेल लगाओ, फिर थोड़ी चीनी या सेब पर कैस्टर लगाकर उसे खिलाओ। अच्छा। और आखिर में जबान पर रोडियम का तेल लगा दो। जबान पर? हाँ, और दावा है कि ऐसा करने से घोड़ा पालतू कुत्ते की तरह आपके पीछे पीछे चलेगा। क्या बात है। क्या ये वाकई काम करता होगा? पता नहीं, कहना मुश्किल है। हो सकता है इन गंधों का घोड़े के व्यवहार पर कुछ असर होता हो, शायद उसे शांत करने या ध्यान खींचने में। रोडियम का तेल अपनी तेज मीठी गंध के लिए जाना जाता था। हाँ। या फिर ये पूरी तरह से मतलब लोक कथा या किसी चतुर घोड़े वाले का फैलाया हुआ नुस्खा हो सकता है, बिना आजमाए कैसे कहें। सही बात है। लेकिन ये दिखाता है कि जानवरों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिशें हमेशा से होती रही हैं। और सिर्फ जानवरों को ही नहीं, धातुओं को भी नकली सोना बनाने के तरीके भी दिए हैं। नकली सोना? हाँ, एक नुस्खे में वर्जिन प्लैटिना, शायद प्लैटिनम होगा, तांबा और जिंक मिलाने को कहा गया है। अच्छा। और दावा है कि इसे असली सोने से पहचानना मुश्किल है। एक और में
प्लैटिना, तांबा और ब्लॉक टिन मिलाने की बात है। ये उस दौर की धातुकर्म की समझ और शायद थोड़ी धोखाधड़ी की इच्छा दोनों को दिखाता है। हाँ, शायद। प्लैटिनम और तांबे जैसी धातुओं को मिलाकर सोने जैसा पीला रंग तो शायद बनाया जा सकता था, लेकिन असली सोने के गुण, जैसे उसका वजन, हाँ, उसका घनत्व या रासायनिक स्थिरता, उसकी नकल करना नामुमकिन था। कोई भी जौहरी आसानी से पकड़ लेता। पर शायद आम आदमी को धोखा देने के लिए काफी रहा हो। हाँ, क्या पता कितने लोग ठगे गए होंगे। एक और बड़ी दिलचस्प चीज है ट्रैवलर्स इंक, मतलब सफर वाली स्याही। ट्रैवलर्स इंक ये बताया गया है कि एनिलाइन ब्लैक नाम की डाई में सोखता कागज भिगोकर सुखा लो। ठीक है, सोखता कागज डाई में भिगोया। हाँ, फिर जब स्याही चाहिए तो कागज का एक छोटा टुकड़ा तोड़ो, पानी में घोलो और स्याही तैयार। अरे वाह, इंस्टेंट स्याही। बिल्कुल। और किताब कहती है कि ये एकदम नया नुस्खा है और इससे खूब कमाई की जा सकती है। ये वाकई चालाकी भरा आइडिया है। पोर्टेबिलिटी और सुविधा पर जोर। हाँ, एनिलाइन डाई उस समय नई नई आई थी, तो ये दिखाता है कि लोग नई तकनीकों के व्यवहारिक इस्तेमाल के बारे में सोच रहे थे। यात्रा करने वालों के लिए बहुत काम की चीज रही होगी। सही में। और फिर है आग खाने की कला। क्या? आग खाने की? जी हाँ, आग खाने का रहस्य। लिखा है कि जीभ पर लिक्विड स्टोरेक्स लगा लो। ये भी शायद कोई गाढ़ा चिपचिपा लेप जैसा पदार्थ होगा। तो गरम लोहा या कोयला भी मुंह में रख सकते हो। क्या बात है। अगर बाप रे, ये तो किसी जादूगर या करतब दिखाने वाले का नुस्खा लगता है। हाँ, लिक्विड स्टोरेक्स शायद गर्मी से कुछ बचाव करता होगा, शायद इंसुलेशन की एक परत बना लेता होगा। लेकिन किताब खुद चेतावनी देती है कि यह खतरनाक है, और सही भी है। इसे आजमाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचिए, उस किताब में ये भी एक रहस्य था। हाँ, कमाल है। अच्छा, एक और गंभीर चीज है याददाश्त तेज करने का तरीका। ओहो, मेमोरी टेक्निक? हाँ, लोइसेट की मेमोरी सिस्टम का जिक्र है। इसमें अक्षरों को नंबरों से जोड़ा जाता है, जैसे T या D बराबर 1, N बराबर 2, M बराबर 3 वगैरह। अच्छा। फिर इन नंबरों से जुड़े शब्दों की मदद से चीजें याद रखी जाती हैं। हाँ, ये निमोनिक्स का एक जाना माना तरीका है, जिसे मेजर सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, इसे मेजर सिस्टम कहते हैं। जी, किताब में उदाहरण भी दिया है शायद। हाँ, दिया है कि $1 मिलियन सोने का वजन 3685 पाउंड होता है। ये याद रखने के लिए एक वाक्यांश सोचो। इमेज ऑफ लॉ। अच्छा, इसमें M = 3, G = 6, F = 8, L = 5। हाँ, 3685 बन गया। बिल्कुल, और इसे याद रखने के लिए एक पूरी कहानी भी बना दी। कैसे? वजन, तराजू, न्याय की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ जस्टिस, जिसके हाथ में तराजू होता है, कानून की छवि, इमेज ऑफ लॉ। वाह, क्या कमाल का तरीका है चीजों को जोड़ने का। ये दिखाता है कि जानकारी को कैसे व्यवस्थित किया जाए और कैसे याद रखा जाए। ये चिंता हमेशा से रही है। हाँ, हमारा दिमाग कहानियों और तस्वीरों से बेहतर सीखता है, और ये सिस्टम इसी का फायदा उठाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग को ट्रेन करने का तरीका है। तो ये थे कुछ रोजमर्रा और थोड़े अजीब रहस्य। इनमें कुछ चतुराई भरे जुगाड़ हैं। हाँ, कुछ शायद कोरी गप्पे, और कुछ याददाश्त बढ़ाने जैसी उपयोगी तकनीकें भी। लगता है रहस्य का मतलब था हर वो चीज जो आमतौर पर लोग नहीं जानते थे। सही पकड़ा आपने। उस समय जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, तो ऐसी किताबें लोगों के लिए ज्ञान का खजाना होती थी, चाहे उसमें कितनी ही खरी खोटी बातें क्यों ना हो। इन नुस्खों और जुगाड़ों से जरा आगे बढ़ें तो किताब में कुछ ऐसी सलाह और विचार भी मिलते हैं जिनका असर आज तक है। अच्छा, जैसे? बेंजामिन फ्रैंकलिन की मशहूर किताब पुअर रिचर्ड्स एल्मेनेक के अंश इसमें शामिल है। ओ, वो तो क्लासिक है। हाँ, जिन्हें फादर इब्राहिम नाम के किरदार के जरिए सुनाया गया है। हाँ, और ये सलाह मतलब आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है ना। मेहनत करना, समय की कीमत समझना, फिजूल खर्ची से बचना। बिल्कुल, ये वो बुनियादी बातें हैं जो हर पीढ़ी अपने बच्चों को सिखाना चाहती है। सही कहा। कुछ कहावतें तो अमर हो गई हैं, जैसे क्या तुम जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन इसी से बना है। Dost thou love life, then do not squander time, for that's the stuff life is made of. हाँ, कितनी गहरी बात है। और एक और जो हम सबने सुनी होगी, early to bed and early to rise, हाँ, makes a man healthy, wealthy and wise. जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। ये सिर्फ कहावतें नहीं, एक जीवन शैली का दर्शन है। हाँ ना? मेहनत पर भी बहुत जोर है। उद्योग को इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। इंडस्ट्री नीड नॉट विश, मतलब
जो मेहनती है उसे सिर्फ ख्वाहिश करने की जरूरत नहीं, वो अपने काम से हासिल कर लेता है। और पैसे बचाने की सलाह, छोटे खर्चों से सावधान रहो, एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबो सकता है। Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. ये आज के फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट भी यही बात कहते हैं। हाँ। और कर्ज लेने को तो बहुत बुरा माना गया है। लिखा है, दूसरा अवगुण झूठ बोलना है, पहला कर्ज में डूबना है। The second vice is lying. The first is running into debt. बिल्कुल, ये उस समय के सामाजिक मूल्यों को दिखाता है कि कर्ज लेना कितना बुरा समझा जाता था। फ्रैंकलिन की ये बातें मेहनत, अनुशासन, बचत, ईमानदारी, ये किसी एक समय या देश तक सीमित नहीं है। ये सार्वभौमिक मूल्य लगते हैं। सही कहा। ये हिस्सा किताब को सिर्फ नुस्खों के संग्रह से ऊपर उठाकर एक नैतिक गाइड जैसे बना देता है। बिल्कुल। सलाह के अलावा किताब में कुछ मशहूर भाषणों का भी संकलन है। अच्छा, भाषण भी है? हाँ, पैट्रिक हेनरी का वो आग लगा देने वाला भाषण, मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। हाँ, अब्राहम लिंकन का छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली गेटिसबर्ग भाषण। हाँ, गेटिसबर्ग एड्रेस। और विलियम जेनिंग्स ब्रायन का शिकागो भाषण भी है शायद। हाँ, है, जिसमें उन्होंने वो प्रसिद्ध पंक्ति कही थी, तुम मानवता को सोने के क्रॉस पर सूली पर नहीं चढ़ाओगे। हाँ, यू शैल नॉट क्रूसिफाई मैनकाइंड अपॉन अ क्रॉस ऑफ गोल्ड। ये उस समय के अमेरिका में चल रही बड़ी आर्थिक बहस से जुड़ा था। गोल्ड स्टैंडर्ड बनाम बायोमेटलिज्म। ब्रायन चांदी के पक्ष में थे, किसानों मजदूरों की आवाज उठा रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि किताब में सीए बोगार्डस, वही निशानेबाज, अच्छा, उनके भी भाषण हैं। हाँ, उनके भी भाषण शामिल हैं। वाह, ये दिखाता है कि किताब सिर्फ नुस्खों और सलाह ही नहीं दे रही थी, बल्कि अपने पाठकों को उस समय के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विचारों से भी परिचित कराना चाहती थी। हाँ, ये भाषण उस दौर के आदर्शों, संघर्षों और बहसों की खिड़की खोलते हैं। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, आर्थिक न्याय, ये मुद्दे तब भी उतने ही ज्वलंत थे। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल 1000 सीक्रेट्स ऑफ वाइज एंड रिच मैन रिवील्ड की दुनिया के। वाकई एक अनोखा सफर रहा। हाँ, बहुत कुछ मिला इसमें। अजीबोगरीब नुस्खों और अविश्वसनीय दावों से लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन की सदाबहार सलाह और उस दौर के दमदार भाषणों तक। बिल्कुल, ये किताब अपने जमाने का एक बहुरंगी आईना है। ये हमें साफ तौर पर दिखाती है कि ज्ञान और सलाह समय के साथ कैसे बदलते हैं। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। जो कभी बड़े रहस्य माने जाते थे, जैसे नकली सोना बनाना या घोड़े को वश में करने का वो अरब रहस्य, हाँ, वो आज हमें या तो हास्यास्पद लगते हैं या गलत साबित हो चुके हैं। वो डिप्थीरिया का खतरनाक इलाज ही देख लीजिए। सही कहा। लेकिन जैसा हमने देखा, कुछ बुनियादी बातें शायद कभी नहीं बदलती। जैसे मेहनत का सम्मान, पैसे का सही इस्तेमाल, फिजूल खर्ची से बचना। फ्रैंकलिन की ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। बिल्कुल। और खुद को बेहतर बनाने की चाहत भी, चाहे वो लोएसिट का मेमोरी सिस्टम हो या कोई नया हुनर सीखने का नुस्खा। हाँ, इंसान हमेशा से आगे बढ़ने और सीखने के तरीके खोजता रहा है। ये किताब उसी मानवीय इच्छा का प्रमाण है। और भाषणों का संकलन ये याद दिलाता है कि विचारों का आदान प्रदान और सार्वजनिक बहसें हमेशा से समाज को आकार देती आई हैं। जी, इस किताब को देखकर ये सोचने पर जरूर मजबूर होना पड़ता है कि आज हम जानकारी कैसे हासिल करते हैं और किस चीज पर यकीन करते हैं। उस जमाने में एक ही किताब में सही, गलत, उपयोगी, खतरनाक हर तरह की जानकारी भरी होती थी। और शायद लोग उसे पढ़ते थे और काफी हद तक भरोसा भी कर लेते थे, खासकर अगर वो रहस्य या गुप्त नुस्खे के तौर पर पेश की गई हो। हाँ, क्योंकि जानकारी को परखने के साधन सीमित थे। बिल्कुल। विश्वास का स्तर शायद ज्यादा था, या कहें कि सवाल पूछने की प्रवृत्ति कम थी। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हाँ, पूछिए। उस जमाने में लोगों के पास जानकारी कम थी और वो ऐसी मिली-जुली किताबों पर भरोसा करते थे। आज हमारे पास उंगलियों पर जानकारी का अथाह सागर है। हर विषय के विशेषज्ञ मौजूद हैं। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है एक तरह से। तो क्या हम सही और गलत जानकारी में फर्क करने में वाकई बेहतर हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है। या फिर जानकारी के इस शोर में जहां हर कोई अपनी बात को सच बता रहा है, हाँ, असली रहस्य यानी भरोसेमंद और काम का ज्ञान, उसे खोजना और भी मुश्किल हो गया है। क्या आज जानकारी को फिल्टर करने की चुनौती उस जमाने में जानकारी की कमी की चुनौती से भी बड़ी हो गई है? सोचने वाली बात है। ऐसे ही और मनोवैज्ञानिक नियमों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।